फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम नीट पीजी के कुछ पीवाईक्यूज, ताकि आपको वो एक्स्ट्रा एज मिल सके। एंड क्योंकि आपको ये पता है कि पीवाईक्यूज में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रिपीट होंगे, राइट। तो शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, और हम ये सिलसिला जारी रखेंगे जब तक आपका नीट पीजी एग्जाम ना हो जाए। तब तक जितने पीवाईक्यूज हमें मिल सकते हैं, वी विल डिस्कस देम, सो दैट एटलीस्ट यू आर थरो ऑन PYQs, एंड ऑफ कोर्स आप बाकी अपनी तैयारी भी अच्छे से कर पा रहे होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. So an Anganwadi worker takes height and weight of a 4-year-old and finds out that her height for age is less than -2 standard deviation. The likely cause is chronic undernutrition है, या acute malnutrition है, या फिर wasting है, या recent infections है। ठीक है, अब हमको ये पूछा गया है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर ने 4 साल के बच्चे की जब वेट और हाइट ली है, तो उन्होंने सिर्फ हाइट फॉर एज पे कमेंट किया है, एंड दैट इज लेस देन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन. सो डेफिनेटली दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टंटिंग. ठीक है, एनीथिंग बिटवीन -2 टू -3 स्टैंडर्ड डिविएशन अगर हाइट आ रही है, तो हम इसको स्टंटिंग का नाम देते हैं, और अगर लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है, तो हम उसको सीवियर स्टंटिंग बोलेंगे. तो -2 टू -3 स्टैंडर्ड डिविएशन में हम इसको स्टंटिंग बोलेंगे, एंड अगर लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है, तो उसको हम सीवियर स्टंटिंग बोलेंगे. अब इन्होंने क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि हम क्या बोलेंगे, इन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है कि लाइकली कॉज क्या है. बच्चों, एक तो कॉमन सेंस है कि हाइट का जब भी कम होना अक्यूट किसी मैल न्यूट्रिशन से कम नहीं होगा. ठीक है, हर समय क्रॉनिक मैल न्यूट्रिशन, लॉन्ग स्टैंडिंग मैल न्यूट्रिशन की वजह से हाइट इफेक्ट होती है. तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर अक्यूट मैल न्यूट्रिशन हो तो क्या इफेक्ट होता है. तो उधर या तो वेट फॉर एज इफेक्ट होगा, या फिर वेट फॉर हाइट इफेक्ट होती है. जब वेट फॉर हाइट इफेक्ट होती है, तो हम उसको वेस्टिंग का नाम देते हैं. जब वेट फॉर एज अफेक्ट होता है, तो हम उसको जस्ट अंडरवेट का नाम देते हैं. आजकल वेट फॉर एज को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती. व्हाट इज कंसिडर्ड मोर स्पेसिफिक फॉर डिफाइनिंग मैल न्यूट्रिशन इज वेट फॉर हाइट. ठीक है, तो वेट फॉर हाइट जब इफेक्ट होगा, वो यूजुअली अक्यूट मैल न्यूट्रिशन को दर्शाता है. दिस शुड बी वेरी क्लियर, एंड दिस इज मोर ऑफ अ कॉमन सेंस. इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है. और जहाँ हाइट फॉर एज इफेक्ट होगी, दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ क्रॉनिक मैलन्यूट्रिशन. तो इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज द क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन. ये हमारा आंसर होगा, बिकॉज इधर हाइट फॉर एज पे कमेंट किया हुआ है, हाइट फॉर एज हमें बताई गई है, एंड हेंस वी आर गोइंग टू मार्क इट एज क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन, बिकॉज हाइट कभी भी अक्यूट मैल न्यूट्रिशन में या अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन में इफेक्ट नहीं होगी, राइट. इसी का एक दूसरा क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाए कि वेट फॉर एज कम है या वेट फॉर हाइट कम है, लेस देन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन है, लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन है, बताओ जी ये अक्यूट मैल न्यूट्रिशन है कि क्रॉनिक. फिर आप अक्यूट मैल न्यूट्रिशन की तरफ वो टिक करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अब एपगार स्कोर ऑफ 3 एट 1 मिनट इंडिकेट्स. ठीक है, माइल्डली डिप्रेस्ड है बच्चा, फर्दर रिससिटेशन नॉट नीडेड, सिवियरली डिप्रेस्ड है, या नॉर्मल है बच्चा. ठीक है, सो एपगार स्कोर हम सबको पता है, एपगार स्कोर इज नॉट हेल्पफुल. पहले मैं नॉट की बात करूंगी क्योंकि ये तुम आपसे अक्सर पूछा जाता है. इट इज नॉट हेल्पफुल टू टेक एनी डिसीजंस ड्यूरिंग रिससिटेशन. प्लीज अंडरस्टैंड दैट. एपगार स्कोर हम हाइंडसाइट में देते हैं जब रिससिटेशन बच्चे का हो जाता है, फिर हम एपगार स्कोर अलॉट करते हैं कि अप्रोक्सीमेटली एपगार स्कोर बच्चे का क्या था एट द टाइम ऑफ बर्थ, 1 मिनट एंड एट 5 मिनट्स. सो बेसिकली ये हमको एक तरीके से इंफॉर्मेशन है, ये स्कोरिंग हमको ये बताता है कि आगे चल करके अगर किसी इस बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स होती है स्पेसिफिकली पर्टेनिंग टू CNS, देन प्रोबेबली वी हैव अ कॉज, एंड दैट कॉजेज सम प्रॉब्लम विच हैपन ड्यूरिंग रिससिटेशन. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एक तरीके से हमारे कोड वर्ड्स हैं बिटवीन द पीडियाट्रिशियंस, बिटवीन द टू फिजिशियंस, जस्ट टू कन्वे कि व्हाट ऑल हैपन ड्यूरिंग द रिससिटेशन, ड्यूरिंग द बर्थ प्रोसेस. ठीक है, एपगार स्कोर ऑफ 3 एट
एट 1 मिनट का क्या मतलब है। सो इसमें हमारी देयर इज नॉट अ सिंगल डेफिनेशन ऑफ पेरीनेटल एस्फिक्सिया। हर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी एक अलग डेफिनेशन बना रखी है। WHO बोलता है अ फेलियर टू इनिशिएट एंड सस्टेन ब्रीदिंग एट बर्थ, दैट्स इट। सो अकॉर्डिंग टू WHO, there is no role of APGAR score. They will just say failure to initiate and sustain breathing at birth. ये आपकी WHO की डेफिनेशन है फॉर पेरीनेटल एस्फिक्सिया, ठीक है। अब NNPD क्या कहता है? NNPD इज नेशनल न्यूनेटल एंड पेरीनेटल डेटाबेस। ये हमारा अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा अपना ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का है NNF, नेशनल न्यूनेटोलॉजी फोरम। तो इन लोगों ने एक ही डेफिनेशन अपनाई हुई है, अगर वो हम देख लें। सो दे क्लासिफाई एस्फिक्सिया एज मॉडरेट एंड सिवियर एस्फिक्सिया। सो क्या डेफिनेशन होती है, लेट अस से मॉडरेट एस्फिक्सिया की क्या डेफिनेशन होती है? तो उसको हम बोलते हैं जब एप्गार स्कोर हमारा 4 to 6 के बीच में है एट 1 मिनट, या फिर देर इज अ स्लो गैस्पिंग ब्रीदिंग। तो इन दोनों में से कोई भी चीज हो तो वो मॉडरेट एस्फिक्सिया कहलाएगा। तो अगर हम लिख दें स्लो गैस्पिंग ब्रीदिंग, ठीक है, या फिर एप्गार स्कोर ऑफ एनीवेयर बिटवीन 4 to 6, दैट इज 4 हो, 5 हो या 6 हो, एट 1 मिनट्स, ठीक है, एट 1 मिनट, दिस इज मॉडरेट एस्फिक्सिया। अब सिवियर बर्थ एस्फिक्सिया किसे कहते हैं? सिवियर बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं अगर किसी बच्चे का एप्गार स्कोर 0 to 3 के बीच में हो एट 1 मिनट, ठीक है, या फिर ये हो, या फिर नो ब्रीदिंग एट ऑल at 1 minute, that is also considered to be a severe birth asphyxia, ठीक है। So or no breathing। So जैसे हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पे एप्गार स्कोर 3 बोला है, दैट ऑल्सो एट 1 मिनट, तो डेफिनेटली हमारा बच्चा कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहा है? सिवियर बर्थ एस्फिक्सिया में फॉल कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द सी ऑप्शन, सिवियरली डिप्रेस्ड, या फिर अगर यहाँ पे सिवियर बर्थ एस्फिक्सिया होता या सिवियर पेरीनेटल एस्फिक्सिया लिखा होता तो हमारा आंसर वो हो जाता। समझ गए आप? तो this is how you have to interpret the APGAR scores. One thing which is very commonly asked is क्या APGAR score के basis पे हम अपनी next resuscitation strategy plan करते हैं? The answer is a big no. ये बहुत clear होना चाहिए। APGAR score usually हम during the resuscitation नहीं allot करते, नहीं assign करते। जब resuscitation खत्म हो जाता है तब हम assign करते हैं कि ठीक है बच्चा 1 मिनट पे कैसा था और 5 मिनट्स पे कैसा था, ठीक है। It is not helpful in deciding the resuscitative strategy. This is just a kind of code language to convey what all happened with the child during the perinatal process or during the birthing process, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन माइलस्टोन में से है, एक्सपेक्टेड है बच्चे। कुछ टॉपिक्स पीडियाट्रिक्स के बड़े इंपॉर्टेंट है, माइलस्टोन्स आप इग्नोर नहीं कर सकते, वैक्सीनेशंस इग्नोर नहीं कर सकते, न्यूनेटोलॉजी इग्नोर नहीं कर सकते। न्यूनेटोलॉजी में भी रिससिटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक। एंड ऑफ कोर्स जो हमने पहला क्वेश्चन किया था मैल न्यूट्रिशन, वो भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जब आपके जो हॉट टॉपिक्स हैं बेसिकली उसमें से हमने चुन के कुछ MCQs डाले हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस सो दैट आपके एटलीस्ट PYQs वाला बेस कवर हो जाए। तो चलो आगे चलते हैं। बाइडेक्स्ट्रस ग्रिप इज सीन इन व्हाट स्टेज? सो ग्रिप कह दो या ग्रास्प कह दो, आई थिंक अ बेटर वर्ड वुड बी बाइडेक्स्ट्रस ग्रास्प। कब आती है? 4 मंथ्स पे आती है, 5 मंथ्स पे आती है, 6 मंथ्स पे आती है या 7 मंथ्स पे आती है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है एक बार फोटो दिखा देते हैं इस चीज का। तो देख रहे हो आप जो A वाला बच्चा है और हमारा एक B वाला बच्चा है। सो A वाला बच्चे ने जो भी ये टॉय पकड़ा हुआ है अपने दोनों हाथों से पकड़ा हुआ है, और अगर आप B वाला बच्चा देखो, अब ही इज ट्राइंग टू कैच दिस बनाना टॉय विद वन हैंड। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इनिशियली 4 मंथ्स पे बाइडेक्स्ट्रस ग्रास्प आती है, दोनों हाथों से बच्चा कुछ पकड़ने की कोशिश करेगा। एंड 6 मंथ्स पे यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प आती है, बच्चा सिर्फ एक हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। सो दिस इज एट 6 मंथ्स। सो अगर हम वापस अपना क्वेश्चन देखें तो हमारा क्या आंसर होगा? यस यू आर राइट, द आंसर इज गोइंग टू बी 4 मंथ्स, ठीक है। 4 मंथ्स पे हमारे बच्चे का बाइडेक्स्ट्रस ग्रास्प आता है एंड यूनिडेक्स्ट्रस ग्रास्प आता है
at 6 months. Another very important thing related to grasp वाला milestone is कि pincer grasp. Remember pincer grasp शुरू हो जाता है आपका 9 months पे और mature pincer grasp शुरू होता है या आ जाता है, अटेन कर लेता है बच्चा बाय 12 मंथ्स. रेड फ्लैग साइन भी आपको पता होना चाहिए फॉर पिंसर ग्रास्प. अगर बाय 12 मंथ्स देर इज नो पिंसर ग्रास, मतलब इमेच्योर पिंसर ग्रास भी नहीं है, डेफिनेटली दिस इज अ रेड फ्लैग साइन. रिमेंबर दिस. ये भी पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेड फ्लैग साइन. सो एब्सेंस ऑफ पिंसर ग्रास एट 12 मंथ्स, एट 9 मंथ्स, एट 10 मंथ्स अब नहीं कहेंगे बच्चों, क्योंकि उस टाइम तो पिंसर ग्रास अपीयर कर रहा होता है. तो 12 मंथ्स पे जब मेच्योर हो जाना चाहिए पिंसर ग्रास, तब भी अगर पिंसर ग्रास पे एब्सेंट हो तो हम उसको एक रेड फ्लैग साइन की तरह लेते हैं. अगेन दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस. ठीक है, चले आगे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो नाउ लेट अस मूव टू द अदर क्वेश्चन. सिवियर acute malnutrition as per WHO criteria is weight for age less than median plus minus 2 SD, weight for height less than median plus 2 SD, weight for age less than median plus 3 SD, या weight for height less than median minus 3 SD. ओके, सो अब देखते हैं क्या हमारा आंसर है इसमें. तो बच्चों, जब ही भी हम क्लासिफिकेशन फॉर मैलन्यूट्रिशन करते हैं तो हमारे पास वेट फॉर हाइट सबसे अच्छा पैरामीटर माना जाता है. तो एक तो ये याद रखो, इट इज़ ऑलवेज वेट फॉर हाइट. वेट फॉर एज की आजकल इतनी वैल्यू नहीं रह गई है. ऑल्दो जब शुरुआत करी थी मैलन्यूट्रिशन की क्लासिफिकेशन की, तब हमारा मेन पैरामीटर वेट फॉर एज होता था, बट नाउ यू कैन वेरी कन्वीनियंटली फॉरगेट इट. इट इज़ द वेट फॉर हाइट. ठीक है, सो वेट फॉर हाइट लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन is one of the parameter of WHO for classifying SAM. What is SAM? Severe acute malnutrition. तो हमसे यही पूछा हुआ है SAM. और SAM के बाकी दो पैरामीटर्स, कुल मिला के 3 पैरामीटर्स होते हैं, तो बाकी 2 पैरामीटर्स कौन से होते हैं? सो द क्राइटेरिया आर, एक तो हमें पता है वेट फॉर हाइट लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन, एक ये क्राइटेरिया होता है. दूसरा क्राइटेरिया होता है हमारा प्रेजेंस ऑफ ईदर बाइपीडल इडीमा. ठीक है, एंड तीसरा क्राइटेरिया होता है मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर कह लो या 115 मिलीमीटर कह लो. ठीक है, बी वेरी माइंडफुल ऑफ द यूनिट्स व्हाट यू आर यूजिंग. तो इनमें से कुछ भी हो तो उसको हम सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन में क्लासिफाई करते हैं. सो यही चीज पूछी गई है यहाँ पे. तो स्ट्रेट अवे हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? इट विल बी वेट फॉर हाइट लेस देन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन. ठीक है, विच इज आवर फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिंग सिवियर एक्यूट मैलन्यूट्रिशन एज पर WHO प्रोटोकॉल. राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब. सो विच वैक्सीन इज टू बी गिवन एवरी ईयर. ठीक है, तो ये देखते हैं कौन कौन सी वैक्सीन हमें ऑप्शंस में दी गई है. हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, इन्फ्लुएंजा है या चिकन पॉक्स है. तो बच्चों, इसमें स्ट्रेट अवे हमारा आंसर बनता है इन्फ्लुएंजा. अब द रीजन इज क्यों इन्फ्लुएंजा हमने बोला. तो इन्फ्लुएंजा बच्चों ये पता होना चाहिए कि इट्स ऑर्थोमिक्सो वायरस, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है. इसकी खास बात होती है द फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस. ठीक है, 2 तरह के म्यूटेशंस करता है. एंटीजेनिक ड्रिफ्ट दिखाता है और एंटीजेनिक शिफ्ट दिखाता है. ये सब आपको माइक्रो में जरूर बताया गया होगा एंड इट इज कमिंग टू योर हेल्प इन पेडियाट्रिक्स. सो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होता है माइनर एंटीजेनिक चेंज. ठीक है, अगर हम लिखें यहाँ पे, सो फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इन्फ्लुएंजा. ठीक है, सो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट करवाता है. ठीक है, एंड एंटीजेनिक शिफ्ट करवाता है. जो एंटीजेनिक ड्रिफ्ट होते हैं वो तो माइनर म्यूटेशंस होते हैं और वो A और B, आपको पता है A, B और C 3 तरह के वेरिएंट्स फॉर्म्स होते हैं ऑफ इन्फ्लुएंजा. ठीक है, जो एंटीजेनिक शिफ्ट होता है दैट इज अ मेजर काइंड ऑफ म्यूटेशन और वो यूजुअली टाइप ए में ही देखने को मिलता है. ठीक है, नाउ वैक्सीन्स जब हम यूज करते हैं दे इलिसिट ओनली अ स्ट्रेन स्पेसिफिक ह्यूमोरल रिस्पॉन्स एंड दे हैव अ रिड्यूस्ड एफिकेसी अगेंस्ट द अदर एंटीजेनिकली ड्रिफ्टेड वायरसेस. इसका मतलब अगर मैंने एक एक्स स्ट्रेन के लिए इन्फ्लुएंजा वैक्सीन बनाई और फिर उसका एंटीजेनिक शिफ्ट हो गया
तो जो एंटीनिक शिफ्ट होकर के अब जो X1 करके जो स्ट्रेन घूम रहा है एनवायरनमेंट में, उसके लिए ये वाली वैक्सीन काम नहीं करेगी, ठीक है, बिकॉज द वैक्सीन दे हैव अ वेरी लो एफिकेसी अगेंस्ट द एंटीजेनिकली ड्रिफ्टेड एंड शिफ्टेड वायरसेस, ठीक है, एंड दे आर very much ineffective against the unrelated viruses, ठीक है. Hence it is very important in case of influenza that vaccine should be appropriate according to the current strain prevalent in the human beings, ठीक है. तो इसलिए due to constant evolution of the influenza virus, WHO GIRS करके एक हमारी एक कमिटी होती है, ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्वेलेंस टीम होती है, दैट कंटिन्यूसली मॉनिटर्स द इन्फ्लुएंजा वायरस सर्कुलेटिंग इन द ह्यूमंस एंड अपडेट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द इन्फ्लुएंजा वैक्सीन. इसका क्या मतलब है, हर साल एक नया स्ट्रेन के साथ इन्फ्लुएंजा वैक्सीन रिलीज की जाती है. एंड यू विल बी अमेज्ड टू नो नदर्न हेमिस्फीयर मतलब नदर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सदर्न हेमिस्फीयर के लिए अलग अलग वैक्सीन आती है अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लुएंजा सीजन. जैसे नदर्न हेमिस्फीयर में हम लोग हैं तो हमारा इन्फ्लुएंजा सीजन कुछ शुरू होता है जुलाई टू अक्टूबर के बीच में, ठीक है. तो दैट इज द टाइम व्हेन द वैक्सीन्स आर सपोज टू कम. बट अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, वैक्सीन्स यूजुअली 4 से 6 महीने बाद रिलीज होती है. बट हाउएवर दैट इज द केस दैट एवरी ईयर हमारे पास एक नया वैक्सीन आता है एंड हेंस हमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हर साल लगानी पड़ती है, ठीक है. इफ वी सी let us say the वैक्सीनेशन स्केड्यूल ऑफ अदर वैक्सीन्स, तो वो भी आपको पता होना चाहिए बच्चों. हेपेटाइटिस ए यू शुड नो, ऑल्दो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल, बट आपको उसका स्केड्यूल पता होना चाहिए कि हेपेटाइटिस ए आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज ही लगाते हैं. किल्ड यूजुअली ये किल्ड वायरस वैक्सीन वाला हम यूज करते हैं, ऑल्दो रिसेंटली पिछले 1 साल में इसकी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन भी आ गई है मार्केट में. बट हम अभी तक जो ट्रेडिशनली यूज करते आ रहे हैं वो किल्ड वायरस वैक्सीन यूज करते आ रहे हैं, ठीक है. एंड आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज ही लगानी होती है, बिफोर 1 ईयर ऑफ एज नहीं लगानी होती. एंड इसके 2 डोजेस लगते हैं. जो फर्स्ट डोज लगता है वो लगता है अराउंड 13 मंथ्स मतलब मोर देन 1 ईयर ऑफ एज, एंड सेकेंड डोज लगता है आफ्टर अ गैप ऑफ 6 मंथ्स. रिमेंबर, सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज के बीच 6 मंथ्स का मिनिमम गैप होना चाहिए, ठीक है. तो अगर इसके हिसाब से चले तो अराउंड 18 टू 19 मंथ्स, 19 मंथ्स हम कर लेते हैं अगर आपने 13 मंथ्स पे पहली डोज लगाई है, ठीक है. बट एनी टाइम आफ्टर 1 ईयर, तो अगर आप 12.5 मंथ्स पे भी लगाते हो तो वो भी ठीक है. दैट इज योर हेपेटाइटिस ए का स्केड्यूल. हेपेटाइटिस बी का स्केड्यूल क्या होता है आपको पता है, राइट एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है. ये तो आपकी नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में भी इंक्लूडेड है. तो इसके कई सारे स्केड्यूल्स हमें पता है. आप 0, 1, 6 करके लगा सकते हो, मतलब 0 डोज इज बर्थ, 1 इज आफ्टर 1 मंथ एंड देन 6 का मतलब है 6 मंथ्स आफ्टर द 0 डोज, ऐसे करके लगा सकते हो. आप 0, 6, 10 भी लगा सकते हो, मतलब ये 6 वीक्स हो जाएगा, ये 10 वीक्स हो जाएगा, मतलब 0 विल बी योर बर्थ डोज, ठीक है. तो 6 वीक्स ऑफ एज, 10 वीक्स ऑफ एज एंड द बर्थ डोज विल बी एट 0. आप 6, 10, 14 भी लगा सकते हो, ठीक है. बट द बेस्ट स्केड्यूल आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये जो स्केड्यूल है हेपेटाइटिस बी का, इसका बेस्ट स्केड्यूल माना जाता है 0, 1, 6, ठीक है. तो ये आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज चिकन पॉक्स. चिकन पॉक्स का भी वैक्सीन अगर हम देखें तो चिकन पॉक्स वैरिसेला का वैक्सीन या चिकन पॉक्स जिसे हम कहते हैं, अगेन वो 1 ईयर के बाद ही लगता है. अगेन दिस इज वन वैक्सीन जो आपके नेशनल इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल में नहीं है, ठीक है. ऑल्दो हम लोग तो प्राइवेट प्रैक्टिस में देते हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से देते हैं, प्रिवलेंट है ये वैक्सीनेशन. तो इसको आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज देना होता है. एंड इसका स्केड्यूल क्या होता है कि आप जब फर्स्ट डोज दो वो आफ्टर 1 ईयर ऑफ एज दे दो, दैट मीन्स अगेन 13 मंथ्स या 14 मंथ्स पे आप लगा सकते हो. एंड जो सेकेंड डोज और फर्स्ट डोज के बीच जो गैप होना चाहिए वो मिनिमम एटलीस्ट 3 मंथ्स या फिर 12 वीक्स का गैप होना चाहिए बिटवीन द फर्स्ट डोज एंड द सेकेंड डोज. एंड दिस इज नॉट टू बी गिवन आफ्टर in every year, ठीक है. Similarly hepatitis A is not to be given every year. and the third vaccine कौन सी थी आपकी, हेपेटाइटिस बी, उसका भी एवरी ईयर नहीं होता. इसलिए इससे इधर आंसर आ जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा, एंड यू नो द रीजन, वो हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है.